अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर में हम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सन्स का जिक्र करेंगे कि एसोसिएटेड पर्सन और एसोसिएट्स की क्या मीनिंग है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज में कहता है एसोसिएट्स और एसोसिएटेड पर्सन्स के बारे में कहता है कि शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये कहता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 85 में एसोसिएट्स की जो मीनिंग है सेम वही मीनिंग यहाँ पे भी है। अभी चलते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 85 में क्या मीनिंग है। दिस इज सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये डेफिनेशंस हम इसलिए अभी डिटेल से करते हैं क्योंकि आगे जाके एक्ट में हम फिर डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम फिर बस पढ़ेंगे कि एसोसिएट, एक बंदा अगर एसोसिएट है एसोसिएट नहीं है तो उम्मीद है कि आपको पता होगा। अच्छा, एसोसिएट के बारे में ये कहता है कि टू पर्सन्स शिल बी एसोसिएटेड वेयर द रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये क्लॉज 1 में फिर ये कहता है कि दो बंदे आपस में एसोसिएट कहलाएंगे कि अगर दोनों एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक कोई काम कर रहा हो, कोई एक्ट एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक कर रहा हो, सो ये आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे। फिर अगर नीचे एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो ये यहाँ पे कहते हैं कि दो पर्सन्स अगर एक दूसरे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और वो एक कोई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को देते हैं जस्ट फॉर कॉमन इकोनॉमिक गोल्स, जिनका इकोनॉमिक गोल कॉमन हो, यानी दोनों का इकोनॉमिक गोल हो। फिर नीचे आगे जाके कहते हैं कि वन पर्सन इंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद अदर। अच्छा, ये भी वही बात है। फिर क्लॉज 2 में फिर कहता है कि टू पर्सन्स शुड नॉट बी एसोसिएटेड सोलली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट वन पर्सन इज एन एम्प्लॉय of the other or both persons are employees of a third person। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जिक्र आई तो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये डिटेल से पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अच्छा, अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे का एम्प्लॉय हो तो ये दोनों आपस में एसोसिएट्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन आ गया। या अगर दो बंदे वो एम्प्लॉय हों किसी एक बंदे के तो भी आपस में एसोसिएट्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आ गया। फिर क्लॉज 3 में कहता है विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटीज सब सेक्शन 1 एंड द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। अच्छा, ये फॉलोइंग एसोसिएट्स जो है ना वो कंसिडर किए जाएंगे। अभी कौन कौन से एसोसिएट होंगे? कहते हैं कि एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव जो है ना वो दोनों आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव से क्या मुराद है? रिलेटिव जाके यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव की क्या डेफिनेशन है। रिलेटिव के बारे में ये बताता है रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स एन इंसेस्टर अ डिसेंडेंट। ऐसे बंदे जिनसे मतलब आप पैदा हो, मतलब आपके पेरेंट्स पेरेंट्स हो गए, डिसेंडेंट यानी जो आपसे पैदा हो बच्चे हो गए, ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, और एन अडॉप्टेड चाइल्ड, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी एसोसिएटेड है, यानी वो अपनी पेरेंट्स का एसोसिएटेड है, अपनी ब्रदर्स का एसोसिएटेड है। यहाँ पर रिलेटिव्स का ये मतलब है। ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, अच्छा स्पाउस हो गया, वो भी एसोसिएटेड है। बी में फिर कहते हैं स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो क्लॉज ए में जो है ना वो फिर यहाँ पे कहते हैं कि इंडिविजुअल। तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन है। फिर कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशंस ऑफ पर्संस। अच्छा, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम एओपी कहते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, एओपी के मेंबर जो है ना वो भी आपस में एसोसिएट्स हैं, उनको एसोसिएट्स हम कहलाएंगे। फिर सी में कहता है कि अगर एक मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी और अ मेंबर ऑफ एओपी वो भी आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं। देखिए बी में तो ये कहा है कि मेंबर्स ऑफ एओपी जो है ना वो आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहता है कि एओपी और अ मेंबर ऑफ एओपी तब एसोसिएट्स होंगे जबकि कोई मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस अलोन और टुगेदर विद इट्स एसोसिएट्स वो अगर 50% ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ शेयर्स वो रखता है तो फिर जो है ना 50% और मोर द राइट ऑफ इनकम ऑफ कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे शेयर्स नहीं, यहाँ पे कैपिटल की बात की जा रही है, तो वो आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे। फिर डी में कहता है कि अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन, अच्छा एक किसी ट्रस्ट और उसका जो बेनिफिशियरी है तो वो भी आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं। अच्छा, ई में फिर कहता है कि अ शेयर होल्डर एंड कंपनी एंड द कंपनी। अच्छा, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या एमसीक्यूज में पूछा जाए या आपको वैसे ही समझाने के लिए कोई अगर आपसे पूछे
कि क्या एक कोई कंपनी और उसका जो है ना शेयर होल्डर वो आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं कि नहीं। तो इसका ये क्लॉज ई में फिर कहता है कि जी हाँ, वो आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं, कोई शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी या कंपनी। लेकिन किस केस में? वो इस केस में नीचे फिर जिक्र है कि अगर कोई पर्सन यानी शेयर होल्डर, पर्सन से मुराद कोई शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अगर अकेला या अपनी एसोसिएट्स के साथ मिलके यानी अपनी रिलेटिव्स के साथ मिलके या एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स जो है ना वो मेंबर्स ऑफ एओपी के साथ मिलके ना अगर वो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, तो वो अगर अकेला या अपनी मेंबर्स जो अपनी एसोसिएट्स के साथ मिलके 50% ऑफ वोटिंग राइट, यहाँ पे बात की जा रही 50% ऑफ वोटिंग और मोर, अगर वो वोटिंग पावर रखता है 50% और मोर द राइट ऑफ डिविडेंड अगर वो रखता है, तो कंपनी और शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट्स हो सकते हैं। और 50% और मोर राइट ऑफ कैपिटल, अगर इन तीनों में से कोई एक भी शेयर होल्डर रखता है किसी कंपनी का, तो फिर आपस में वो शेयर होल्डर और वो कंपनी वो एसोसिएट्स हो सकते हैं। फिर नीचे बात आती है कि क्या दो कंपनीज आपस में एसोसिएट्स हो सकती है। ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोर्स इस तरह कवर करवाऊं ताकि आपको एमसीक्यूज यानी वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से भी आपकी क्लियरेंस हो जाए और इंटरव्यू के हवाले से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि टू कंपनीज भी आपस में एसोसिएट्स हो सकती है। लेकिन किस तरह एसोसिएट हो सकती है? यहाँ पे कहते हैं कि आइदर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट्स और एसोसिएट्स अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन मोर इंटरपोज्ड पर्सन। अच्छा, अगर कोई कंपनी अपनी एसोसिएट्स की वजह से, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी ए, और दूसरी साइड पे है कंपनी बी। कंपनी बी ने डायरेक्टली कंपनी ए की 50% और 50% से ज़्यादा शेयर्स बाई की, या वो 50% या 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर का हकदार है, या एक कंपनी 50% या 50% से ज़्यादा कैपिटल का हकदार है, तो फिर इन केस में जो है ना वो दो कंपनीज आपस में एसोसिएट्स हो सकती हैं। ये तीनों रीजंस हमने बताई। या अगर कंपनी अकेला दूसरी कंपनी का जो है ना 50% और मोर वोटिंग पावर या डिविडेंड या कैपिटल राइट ऑफ कैपिटल नहीं रखता, लेकिन बात इस तरह है कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ए, और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। कंपनी एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल अली, अली कंपनी ए में भी है और कंपनी बी में भी है। तो अगर कंपनी बी का अली शेयर होल्डर है और वो एसोसिएट है कंपनी बी का, और वही अली कंपनी ए में भी 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखता है, या डिविडेंड पावर रखता है, या कैपिटल राइट इन कैपिटल रखता है, तो फिर वो एक कंपनी बी और कंपनी ए आपस में एसोसिएट्स हो सकती है, क्योंकि कंपनी बी ने अपनी एसोसिएट यानी अली के साथ मिलके कंपनी ए का ये वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट या राइट ऑफ कैपिटल जो है ना ये ऑक्युपाई किया है। तो इस केस में दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट हो गई। उम्मीद है आपको इसका समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि दो कंपनीज आपस में तब एसोसिएट्स हो सकती हैं अगर कोई कंपनी अकेले दूसरी कंपनी की ये तीनों में से कोई एक राइट पोजेस करता हो, या अपनी एसोसिएट के साथ मिल के दूसरी कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा इन तीनों में से कोई एक पावर ऑक्युपाई करता हो, तो फिर आपस में वो दोनों कंपनीज एसोसिएट्स हो सकती हैं।